हो गया। चलो पहला क्वेश्चन है, हिंदी विकास के क्रम में अपभ्रंश से ठीक पहले का क्रम क्या है? अपभ्रंश से ठीक पहले, ठीक है। अगर हम देखें तो हिंदी का विकास कहां से शुरू हुआ? संस्कृत से। संस्कृत के बाद क्या बना? पाली। पाली के बाद क्या बना? प्राकृत। प्राकृत के बाद अपभ्रंश। और अपभ्रंश के बाद हिंदी का जो टूटा फूटा स्वरूप है उसे क्या बोलते हैं? अवहट्ट। अगर आपका कहीं पूछा जाए तो हिंदी का ही टूटा फूटा स्वरूप मतलब अपभ्रंश के बाद जो हिंदी विकसित हुई उसको क्या बोलते हैं? अवहट्ट। तो इसमें क्या पूछा है? अपभ्रंश से ठीक पहले। अपभ्रंश से ठीक पहले क्या होगा? प्राकृत। क्या होगा? प्राकृत। ये इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किसी मानक भाषा का एक प्रमुख दोष है। कोई भाषा जब मानक भाषा बन जाती है तो उसमें सबसे बड़ा दोष क्या आ जाता है? स्थिरता। यानी कि उस भाषा में अब आगे बढ़ने की संभावना नहीं है, क्योंकि उसका शब्दकोश वगैरह सब क्या हो जाता है? फिक्स हो जाता है। ठीक है। जब तक वो मानक नहीं होती है वो सब ग्रहण करती है, उसका विस्तार होते रहता है। जैसे ही मानक होती है उसके बाद उसकी चीजें क्या हो जाती हैं? स्थिर हो जाती हैं, फिक्स हो जाती है। उसमें आपके किसी भी तरह की आपके नई चीजों की संभावना खत्म हो जाती है। इसीलिए स्थिरता इसका दोष है। बाकी तो सब गुण है। सहजता, क्योंकि जब सहज होगी भाषा तभी तो मानक बनेगी। ठीक है। स्वायत्तता, यानी कि भाषा की अपनी स्वतंत्र शब्दावली होगी, स्वतंत्रता होगी, तभी वो मानक बनेगी। एक रूपता, सभी जगहों पर भाषा में शब्दों का प्रयोग एक जैसा हो, वर्णों का प्रयोग एक जैसा हो, तब वो मानक बनेगी। स्थिरता इसका दोष है। समझ गए ना? ठहराव आ जाता है भाषा में जब मानक भाषा बन जाती है कोई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अघोष तथा महाप्राण है? अघोष तथा महाप्राण। अघोष का मतलब ऐसा वर्ण जिसके उच्चारण में स्वर तंत्र में कंपन नहीं होती। समझ गया ना? तो स्पर्शी व्यंजनों के पांचों वर्गों के पहले और दूसरे क्या होते हैं? जैसे क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ। ये सब क्या होंगे? क्या होंगे? अघोष। क्या होंगे? क्योंकि क ख बोलोगे तो स्वर तंत्र में, उसके बाद ग घ भारीपन आ जाता है ना गले में। जिनमें भारीपन आएगा स्वर तंत्र में वो क्या होंगे? सघोष ध्वनि। जिनमें भारीपन नहीं होंगी वो अघोष ध्वनि। ठीक है। और अल्प प्राण महाप्राण, जिसमें कम वायु लगती है अल्प प्राण, जिसमें ज्यादा वायु लगती है वो महाप्राण। जैसे आपने कहा क में कम लगी, ख में ज्यादा लगी, ग में कम लगी, घ ज्यादा लगी। समझ गए ना? तो जिसमें कम लग रही है अल्प प्राण, जिसमें ज्यादा लग रही है महाप्राण। ठीक है। तो इसमें अगर आप देखें तो ये क्या है? ढ। क्या है? ढ। ये आपका सघोष भी है और अल्प प्राण भी है। ढ। ठीक है। ये क्या है? ह। ह में कम लग रहा है तो क्या हो गया? ये आपका सॉरी, क्या हो रहा है? अघोष इसलिए है क्योंकि इसमें स्वर तंत्र में कंपन नहीं होती। और दूसरा ये महाप्राण है। क्यों? क्योंकि ह में वायु की मात्रा क्या लगेगी? ज्यादा लगेगी। तो इसमें ह सही आंसर होगा। अंत्यस्थ व्यंजन क्या होते हैं? अंत्यस्थ व्यंजन आपका, हाँ, अंत्यस्थ व्यंजन आपका सघोष और महाप्राण, सॉरी, अल्प प्राण होते हैं। पित्राज्ञा शब्द में कौन सी संधि होगी? पित्राज्ञा शब्द, पित्राज्ञा शब्द में अगर आप संधि देखोगे तो किससे बना है पित्राज्ञा? पितृ धन आज्ञा। आज्ञा। पहले पद का अंत री में हो और दूसरे पद में कोई अन्य स्वर आए तो री का क्या बन जाता है? र। क्या बन जाता है? र। देखो ये तो हटा दो। ठीक है। क्या? और ठीक है। तो इसमें से री हट गया, री और आ मिल करके क्या बन गए? रा। क्या बन गए? रा। ठीक है। और ये क्या है? ज्ञा तो ज्ञा ही रहेगा। तो अब इसमें क्या बन गया? ये पी तो के साथ रो मिल जाता है। त्र एक संयुक्त वर्ण है। रो और किससे बना है? तो से। त और रो से त्र। समझ गए ना? तो इन दोनों को हम तो, और अगर आपके पास ऐसा तो हो जिसमें हलंत लगा हो और इसके बाद रो आ जाए तो इसको क्या लिख सकते हो आप? त्रा लिख सकते हो या नहीं? तो ये क्या बन गया? त्रा।
ज्ञा। आगे पीछे तो कोई परिवर्तन होता नहीं है, होता कहां पर है? पहले पद के अंतिम वर्ण और दूसरे पद के पहले वर्ण में। संधि का यही नियम है, समझ गया ना? तो ये नियम, अगर पहले पद का अंत री में हो और दूसरे में कोई अन्य स्वर आए, तो ये नियम किस में लागू होता है? यण संधि में। किस पे लागू होता है? यण संधि। तो ये यण संधि है, ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अविकारी शब्द है? अविकारी मतलब ऐसा शब्द जिसमें लिंग, वचन, काल आदि का कोई प्रभाव ना पड़े, समझ गया ना? और विकारी का मतलब पड़ जाए, जैसे जयचंद है, बहुवचन बनाओगे तो क्या हो जाएगा? पड़ गया ना फर्क। ममता है, समझ गया ना? अगर बहुवचन बनाओगे तो क्या हो जाएगा? ममताएं। पड़ गया ना फर्क। मीठा, अगर स्त्रीलिंग होगा तो क्या बन जाएगा? मीठी। पड़ गया ना फर्क लिंग के कारण। आज परिवर्तित होगा नहीं, इसका लिंग बदले आज ही रहेगा, वचन बदले आज ही रहेगा, समझ गया ना? काल बदले आज ही रहेगा। इसे आप काल बदले मतलब आज का कल लिख दे नहीं, इस शब्द पर्टिकुलर इस शब्द को मात्राओं के द्वारा चेंज किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है तो विकारी, नहीं किया जा सकता तो अविकारी। तो अविकारी शब्द कौन सा है? आज है, जिसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जहां पर प्रयोग होगा आज के रूप में होगा, नहीं होगा तो फिर नहीं होगा। कल लिखोगे दूसरा शब्द है वो, ये नहीं है। आज का कल नहीं बना सकता, लड़का का लड़की बना सकते हो, लड़के बना सकते हो, लेकिन आज का कुछ आज है आज ही कुछ नहीं बना सकते, ठीक है। अगर आपको कल लिखना होगा तो फिर आज का कोई परिवर्तन नहीं, बल्कि इसका रिप्लेसमेंट ही कर दिया जाएगा, दूसरा शब्द आएगा। जिस शब्द में परिवर्तन किया जा सकता है वो क्या होता है? विकारी। जिसमें नहीं किया जा सकता वो क्या होता है? अविकारी। ये है अविकारी शब्द, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द बताइए। तद्भव, वर्षा क्या है? तत्सम, बारिश होता है ना इसका तद्भव। घोटक क्या है? तद्भव, तत्सम, घोड़ा होता है इसका। वैराग्य क्या है? तत्सम, बैरागी हो, बैरागी का क्या होगा? आपका संन्यास, समझ गया ना? या बैरागी का मतलब क्या कर देना? विरक्ति कर देना किसी चीज की, ठीक है। और राजपूत, राजपूत किससे बना है? राजपुत्र, संस्कृत में होता तो क्या होता? राजपुत्र। तत्सम राजपुत्र, तद्भव राजपूत। तो तद्भव शब्द ये है। वह अपने को सुधार रहा है, वाक्य में अपने शब्द में कौन सा सर्वनाम होगा? वह अपने को, वैसे तो वह शब्द यहां पर क्या होगा? अन्य पुरुष सर्वनाम होगा या नहीं? वह शब्द में अन्य पुरुष सर्वनाम, लेकिन उसकी निजता के लिए अपना शब्द का प्रयोग किया गया है, तो अपने शब्द में कौन सा? निजवाचक सर्वनाम। ये इसकी निजता का बोध करा रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी शब्दों के लिंग निर्धारण का आधार है। हिंदी शब्दों में लिंग निर्धारण का आधार क्या होता है? संज्ञा तो नहीं होती, संज्ञा से कहते पता चलेगा लिंग क्या है। पंखा एक संज्ञा शब्द है, कैसे पता चलेगा कि स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है? वो तो आप स्वाभाविक रूप से जान रहे हैं तभी आपको पता चल रहा है, नहीं तो जब तक इसके साथ क्रिया शब्द नहीं लाओगे पता ही नहीं चलेगा, समझ गया ना? अगर आपने कहा पंखा चल रहा है तो पुल्लिंग हो गया, पंखा चल रही है कहोगे तो स्त्रीलिंग हो गया, है ना? पंखे से थोड़ी पता चल रहा है, संज्ञा से नहीं पता चलता। जब संज्ञा से पता नहीं चलता है तो सर्वनाम से भी नहीं चलेगा, अव्यय से भी पता नहीं चलता, प्रत्यय से पता चल जाता है। कैसे चलता है? लड़का है ना ये शब्द, इसमें प्रत्यय जोड़ लो, लिंग चेंज। आ की जगह बड़ी ही लगा दो, प्रत्यय जोड़ने से लिंग क्या हो जाते हैं? चेंज। ये एक शर्त है, और भी तरीके हैं लिंग पहचानने के, इनमें से ये है प्रत्यय, समझ गया ना? हिंदी शब्दों में प्रत्यय से लिंग चेंज हो जाते हैं, समझ गया ना? आकारांत को इकारांत कर दो, लिंग चेंज, ठीक है। ये आपको लिखाया भी है लिंगों में, है ना? कौन सा हनुमान का पर्यायवाची नहीं है? कपीश्वर बिल्कुल है, कपि मतलब बंदर, है ना? कपीश्वर का मतलब कपि ईश्वर। मारुति मतलब हनुमान का ही है, मारुति नंदन मतलब हवा के पुत्र। और जितेंद्रियम ये भी हनुमान का है, जितेंद्रियों को जीत लिया हो जिसने। नगपति नहीं होता, नगपति किसका है? हिमालय का। हिमालय को नग यानी कि पर्वतों का
राजा कहा जाता है ना, इसलिए नगपति हनुमान का नहीं बल्कि हिमालय का है। ठीक है, पलकों को गिराए बगैर के लिए एक शब्द क्या होगा? निर्निमेष। क्या होगा? निर्निमेष। ठीक है, अगला, कौन सा विलोमार्थक जोड़ा सही है? अपव्यय मितव्यय। ये अपव्ययी है और ये मितव्ययी है। अपव्ययी मतलब जो फालतू के खर्च करता है, और मितव्ययी का मतलब जो सीमित खर्च करता है। यही सही हो गया है, ये जोड़ा सही है। आज्ञा निंदा कैसे होगा? आज्ञा का बताओ। आज्ञा का तो अवज्ञा होगा ना। उपकार का क्या होना चाहिए? अपकार। ठीक है, ये तो भला ही है, पर्यायवाची जैसे हैं। ईर्षा द्वेष, ईर्षा का क्या होना चाहिए? प्रेम होना चाहिए ना। ठीक है, द्वेष नहीं होना चाहिए। ये पर्यायवाची जैसे हैं ये तीनों। ये सही आंसर है इसका, अपव्यय मितव्यय। जयशंकर प्रसाद की काव्य की भाषा कौन सी रही है? जयशंकर प्रसाद काव्य के, छायावाद के महत्वपूर्ण काव्य सर्जक रहे हैं। कामायनी, समझ गया ना, इतना बड़ा उनका महाकाव्य है। इनकी जो काव्य की भाषा है, छायावाद का सब में ही काव्य की भाषा क्या होगी? खड़ी बोली। छायावाद में खड़ी बोली बहुत प्रचलित हो गई थी, ये ध्यान रखना। भारतेंदु के बाद खड़ी बोली का युग शुरू हो गया था। भारतेंदु, फिर उसके बाद द्विवेदी, छायावाद, सब किसमें है? खड़ी बोली में। कवि वचन सुधा के संपादक थे। कवि वचन सुधा हिंदी के लिए निकाली गई बहुत महत्वपूर्ण पत्रिका है। किसने? भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा निकाली गई थी। ठीक है, उसके बाद पत्रकारिता में ब्रेकिंग न्यूज के लिए प्रचलित शब्द है फ्लैश। छोटी छोटी क्या वो करते रहते हैं ना ब्रेकिंग न्यूज के लिए, टीवी पर फ्लैश करते रहते हैं, हाँ उसी को फ्लैश बोलते हैं। ठीक है, ड्राई एंकर का मतलब तो ये होता है जब तक न्यूज नहीं आ रही है, एंकर ही क्या कर रहा है? आपको टीवी में खबर को पढ़ करके सुना रहा है या बता रहा है, जब तक उसकी ब्रॉडकास्टिंग फोटो वगैरह या संवाददाता से सूचनाएं नहीं आई। ठीक है, एंकर बाइट, जो एंकर छोटी छोटी आपकी क्या टिप्पणियां सुनाता है उन्हें एंकर बाइट बोलते हैं। और लाइव का मतलब जब किसी क्षेत्र का समाचारों में सीधा प्रसारण होता है उसे लाइव बोलते हैं। तो फ्लैश क्या है पत्रकारिता में? ब्रेकिंग न्यूज का आपका एक विकल्प है। कोई फ्लैश कहता है टीवी पर क्या फ्लैश हो रहा है, टीवी पर कौन सी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, एक ही बात है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, 100 नंबर का है, बहुत फूक फूक करके चलना है। हिंदी में सिलेबस से बाहर कुछ नहीं करा रखा है, लेकिन सिलेबस इतना ज्यादा कवर करा रखा है कि कोई गलती होनी नहीं चाहिए, यह ध्यान रखना। ठीक है, कविता के बहाने किसकी कविता है? कुंवर नारायण। कविता के बहाने किसकी है? कुंवर नारायण। अगला क्वेश्चन है, भक्तिन रेखाचित्र में भक्तिन का वास्तविक नाम क्या है? महादेवी वर्मा का है ना भक्तिन रेखाचित्र, संस्मरण रेखाचित्र है महादेवी वर्मा का। उसकी मुख्य कैरेक्टर कौन है? लक्ष्मी। भक्तिन का नाम क्या है वास्तविक? लक्ष्मी नाम है। अगला, शमशेर बहादुर सिंह किस युग के साहित्यकार माने जाते हैं? शमशेर बहादुर आपके सिलेबस में है, शमशेर बहादुर भी समझ गया ना। ये आपके प्रयोगवाद 1936 के बाद के आपके क्या हुए हैं? साहित्यकार हुए हैं, कवि हुए हैं। ठीक है, अगला, कौन सी एक जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित कहानी है? कहानी, जैनेन्द्र कुमार बहुत बड़े क्या उपन्यासकार और कहानीकार रहे हैं। परख जैनेन्द्र कुमार का उपन्यास है। त्यागपत्र भी उपन्यास है और सुनीता भी उपन्यास है। कहानी क्या है? पाजेब। पाजेब क्या है? जैनेन्द्र कुमार का कहानी है। ठीक है, और अगला है, ठेले पर हिमालय निबंध के रचनाकार हैं। ठेले पर हिमालय इसका है निबंध? धर्मवीर भारती का निबंध है ठेले पर हिमालय। ठीक है, अगला, चार्ली चैंपिल यानी हम सब किसकी रचना है? विष्णु खरे की। किसकी है चार्ली चैंपिल? हाँ, ठीक है, तो ये आपके